मोहनदास जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत कर अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। आज उन्हीं की बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे और सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो जाती है। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और मोहनदास जी से इस बारे में बात करते हैं। मोहनदास जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वो खुद शहर जाकर रहने से ये कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक है। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर स्वयं अपने अपने परिवारों के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक मोहनदास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुशीला जी भी गांव में रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। तब पड़ोसी ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। सुशीला जी को अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाइए। तो उनका बड़ा बेटा विनोद जी उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करने लगा। लेकिन विनोद जी की पत्नी रमा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था। ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। सुशीला जी की भी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातें करें, लेकिन विनोद जी की पत्नी रमा को ये बात कहाँ रास आने वाली थी और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर विनोद जी से झगड़ा करने लगी। विनोद जी उसको खूब समझाते कि कल को तुम्हारे भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ, लेकिन रमा उनकी एक बात नहीं सुनती। और एक दिन रमा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो माँ की जिम्मेदारी हम अकेला क्यों उठाए। अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अब विनोद जी भी बेचारे क्या करते। अतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी सुशीला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी। और जब भी वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वहीं झगड़े शुरू हो जाती कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ढंग से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है, इत्यादि बातों को लेकर विनोद जी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। विनोद जी का इकलौता बेटा आदित्य भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस भी चीज़ के लिए कहती वो लाकर देता। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था। अपनी दादी के प्रति आदित्य की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसी के ही ऑफिस में साथ काम करने वाली रागिनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आदित्य का शादी की ओर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसी शादी की तारीख नज़दीक आती है तो रमा अपनी सास को यह कहकर किसी वृद्धाश्रम भेज देती है कि बाद में बुला लेगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। रमा के आगे किसी की एक नहीं चलती और सुशीला जी को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब आदित्य की पत्नी रागिनी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में है तो वो दादी माँ को वापस घर लाने की जिद करती है। जब रमा को यह पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो वह बहुत गुस्सा होती है अपने बेटे पर
और कहती है कि कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं। यह बात सुनकर रागिनी को गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आपकी सास के तो दो बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहती है और आखिर में आपने उनको वृद्धाश्रम भेज ही दिया। पर आप ये तो सोचो, आपके तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगी, बाकी 6 महीने कहाँ रहोगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए ही वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की ये बात सुनकर रमा देवी एक कदम आवाक सी रह गई। अब एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। पास खड़े विनोद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह बात मेरी नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन आदित्य दादी को वृद्धाश्रम से ले आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो रमा रोने लगी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। तो सुशीला जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, यही तुम्हारी माफ़ी है। और यह कहकर सुशीला जी ने अपनी बहू रमा को गले लगा लिया और अपने पोते की बहू रागिनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तू सच में किसी बड़े घराने की लक्ष्मी है। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तुमने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। और यह कहकर सुशीला जी ने रागिनी को गले लगा लिया। तभी आदित्य हंसता हुआ कहता है, अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई। तो सुशीला जी कहती है, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े विनोद जी खुशी के आंसू आंखों में लिए आज परिवार को एक होता देखकर भगवान का शुक्रिया कर रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।